बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जी। मैंने जिस तरह आपको अभी बताया कि यहाँ पे ये इस टाइम पे बड़ा एक ट्रेंडिंग इशू जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इसको कंसीडर कर रही होती है टाइम टू टाइम, और बड़ी इसके लिए स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंसिव लेवल प्लानिंग और सारा कुछ इसको डील करती है। अब जब ये मैं बात करता हूं, ये इस सिलेबस रेफरेंस में आपके 5 आउटकम जो आ रहे हैं, उनमें से एक जो है वो है बिजनेस रिस्क। अच्छा, कई लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो ये समझते हैं शायद बिजनेस रिस्क वही है जो बिजनेस को नॉर्मली हम रिस्क की बात कर रहे थे, बिजनेस रिस्क भी वही है। नहीं, पहले तो आप अपनी ये कंफ्यूजन दूर करना। बेसिकली बिजनेस रिस्क, इसमें वो वाले फैक्टर आएंगे, अल्टीमेटली कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो कि जिनकी वजह से नंबर 1, या तो आपका प्रॉफिट कम होगा, नंबर 2, या तो कहते हैं बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे फैक्टर कि जिसकी वजह से ये बिजनेस रिस्क अराइज होता है, बहुत सारे फैक्टर। और इसी तरह से कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन एक्सटर्नल ये जो फैक्टर्स हैं इनको दूर भी करेगा। तो इसका मतलब ये हमने यहां पे वो फैक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिसकी वजह से, अच्छा वो होता पता है क्या है इबाद, ये वो आपको लग रहा होता है शायद यहां से प्रॉब्लम आ रहा है। वो अगर आपकी इंटरनेट के अंदर भी प्रॉब्लम होता है ना, सिग्नल वीक होता है, तो वो आपकी आवाज वो रुकती है, ब्लर होता है ये स्क्रीन, या उसमें वो हैंगिंग प्रॉब्लम आ रहा होता है, ये वो यहां से नहीं हो रहा होता, बाजू का मोस्टली नहीं हो रहा होता। तो वो क्या होता है कि आपका हो जाता है, उसको ऊपर से ना स्क्रीन वो रिफ्रेश का बटन होता है, वो प्रेस कर लिया करें। आपका अगर नेट से उससे कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, गुड गुड, आगे चलते हैं। तो कहते हैं जी ये वो फैक्टर है बेसिकली जो कि कंपनी को हिट कर रहे हैं, एक्सटर्नली हिट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कंपनी इफेक्ट हो रही है। इन फैक्टर्स को नॉर्मल रिस्क की तरह डील नहीं किया जाता, ट्रीट नहीं किया जाएगा। इनसे रेलेवेंट आपको टिपिकल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने का भी तरीका वो नॉर्मल तरीका नहीं है, इसके लिए भी अलग टेक्निक्स हैं। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, 2 बातें हम करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने सिलेबस रेफरेंस नंबर 5 पढ़ा है, उसके अंदर हमने एनालिसिस पढ़ा था। अगर किसी को याद हो कि मैंने उसमें आपको एक बात की थी इन्वायरमेंटल स्कैन की। वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? बेसिकली आप अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं फॉर पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब कहता है यहां पे भी आपने क्या करना है, यूं ही इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि जी बिजनेस को पॉसिबल थ्रेट कौन कौन से, किस चीज की वजह से वो पॉसिबल थ्रेट्स इश्यूज रेज हो सकते हैं। अच्छा, जब ये कर लें तो फिर आपने एक और चीज इसके साथ से आइडेंटिफाई करनी है, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो फैक्टर कौन से हैं। पहले आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, देन देखना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब वो कहता है ये जो फैक्टर है ये इमर्ज कहां से होते हैं, ये जो थ्रेट्स हैं इमर्ज कहां से होते हैं। नंबर 1 कहता है बिजनेस की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सी है? जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैं आपको कई दफा बता चुका। और इसके लिए आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ये आउटसाइड दी कंपनी बाउंड्री। नेक्स्ट, अगर आप बात करें इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है, क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क।
हर इंडस्ट्री में अपना अपना होता है। मे भी हो सकता है वहां पे लेजिस्लेशन कल को चेंज होने वाली है, मे भी हो सकता है कोई न्यू रूल, कोई नया रेगुलेशन, कोई टैक्स या इस तरह की कोई चीज आने लगी है। तो रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी बैरियर दोनों होते हैं। बाज इंडस्ट्रीज में एंट्री टू बैरियर, ये जो एंट्री बैरियर है ये होता है। नेक्स्ट, कि कंपनी और फर्म लेवल कंसर्न क्या है, मतलब बाज में इन, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर तो आप साइड पे कर रहे हैं ना, इंटरनल फैक्टर की बात करें विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है? नंबर वन, पहले उसकी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या इफेक्टिव है इनइफेक्टिव है। उसके साथ ही कंपनी को क्या रिस्क होता है, साथ ही साथ रेपुटेशनल रिस्क होता है, गुडविल रिस्क भी जिसको बोलते हैं, ये भी सबसे बड़ा कंसर्न है कंपनीज के केस। फिर कस्टमर या मार्केट कंसंट्रेशन रिस्क होता है। अगर कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट लेने से इनकार कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे रिस्क, ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी। अब हम जरा पहले बात करते हैं ना इसको, रिस्क को समझने के लिए कैटेगरीज क्या क्या है इस रिस्क की, और उसके लिए पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि जी आपके टाइप्स कौन से हैं बिजनेस रिस्क के। नंबर वन, सबसे पहला जो रिस्क है वो कंप्लाइंस रिस्क है। अब ये इसके दो इंपैक्ट है। नंबर वन, कंपनी की रेपुटेशन या गुडविल, और दूसरा फाइनेंस को भी हिट करेगा। अच्छा, अभी कंप्लाइंस है क्या? देखें, आप जिस इंडस्ट्री में है, जिस कंट्री में, हर कंट्री का अपना एक कंपनी लॉ होता है जिसके तहत आप कंपनीज रजिस्टर्ड करवाते हैं। जैसे रिपोर्टिंग लॉज हैं, बाकी सारा कुछ है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। नंबर वन, फॉलो, इंप्लीमेंट, और फिर उस पर कंट्रोल रखते हैं। अगर इसकी वायलेशन नजर में होती है, रेगुलेटरी बॉडीज की नजर में होती है, जिसकी मर्जी में, तो रेपुटेशन का तो असर होगा। सबसे बड़ा मसला, जब आपको ये रेपुटेशन रिस्क होगा तो इसके साथ ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और रिस्क एसोसिएट है। और वो रिस्क कौन सा है? जब कंप्लायंस फेलियर नहीं होगा तो आपको पेनल्टीज और फाइन देने पड़ेंगे। तो दोनों तरह के रिस्क होंगे फिर इसमें। अब आगे चलें, लीगल रिस्क, ये अब एक टाइप का कह लें कंप्लायंस रिस्क है। वो कंप्लायंस क्या है? गवर्नमेंट ने कोई एक स्पेशल रेगुलेशन बनाया हुआ है, कोई रूल्स हैं, और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। अल्टीमेटली इसकी वजह से फिर दो चीजें फिर रेज हो जाएंगी, रेपुटेशन भी होगी हिट और फाइनेंशियल भी इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों डोमेन रेज होंगे। अब ये कहता है लीगल रिस्क की टाइप्स क्या है? तीन में, कॉन्ट्रेक्चुअल, डिस्प्यूट, रेगुलेटरी। अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क की बात करते हैं, मतलब जो ऑब्लिगेशन थी, लायबिलिटी थी। अब कॉन्ट्रैक्ट की अगर डेफिनेशन के अंदर जाएं, क्या एनी लीगल एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दोनों, दो पार्टीज हैं, दो से ज्यादा हैं, दोनों लीगली बाइंड है उसको फुलफिल करने की, उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की। अगर वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होता तो उसके अगेंस्ट फिर लीगल एक्शन वो लिया जा सकता है। देन
नंबर 2, डिस्प्यूट रिस्क। अब जब हम डिस्प्यूट रिस्क की बात करते हैं, ये क्या है? ये भी एक तरह का कहता है लीगल कन्फ्लिक्ट है। और ये जो हमने उस दिन एक स्टेबल्स रेफरेंस पढ़ा जिसमें हमने स्टेक होल्डर्स की बात की थी, जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, अगर आपको याद हो। दो स्टेक होल्डर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्या होता है? मैंने अगर फॉर एग्जांपल बात करूं कस्टमर और शेयर होल्डर की, कस्टमर क्या चाह रहा होता है कि भाई मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले एंड लो प्राइस मिले, जबकि शेयर होल्डर क्या चाह रहा होता है? प्रॉफिट। अब आप क्वालिटी बढ़ाएंगे, इनहेंस करेंगे तो कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। ये है। या अगर आप बात करें प्रेशर ग्रुप और शेयर होल्डर की, भाई इन्वायरमेंट डैमेज होती है उनकी, कुछ भी होगा, हो सकता है आपके बिजनेस इंटरप्ट हो जाए उनकी वजह से, स्ट्राइक कर दें, कुछ भी कर दें, आपके अगेंस्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रेगुलेटरी रिस्क। अच्छा, अब रेगुलेटरी रिस्क का थ्रेट ये है कि मे भी आपके ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए भी लाइसेंस या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत थी। आपको पता है कंपनी केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। तो मे भी आप जब इस चीज को फॉलो ना करें, स्ट्रेटेजिक रिस्क में ये कहता है कि बेसिकली जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटजीज वो बनाती है, और अगर उन स्ट्रेटजीज के अंदर, बिजनेस स्ट्रेटजीज में आपको कहीं पे लगे कुछ फेलियर आ रहा है, या वो स्ट्रेटजीज प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रही, इंप्लीमेंट नहीं हो रही, फॉलो नहीं हो रही, तो आप अपने वो जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एम्स होते हैं, उन तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब ये कंपनी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अगर नहीं मीट कर पाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? लॉसेस इनकर होंगे। और जब लॉसेस इनकर होंगे अल्टीमेटली, तो दो तरह के थ्रेट होंगे। या तो कंपनी बंद हो जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे, या बहुत ज्यादा कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन अपना बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिस्क है वो है रेपुटेशनल रिस्क। जो पब्लिक है या जो कस्टमर है, उसके माइंड में कंपनी के बारे में क्या ओपिनियन है, या बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, क्या जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, या तो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कम होगा या हाई होगा, वो डिपेंड करता है। उसके बाद नंबर 5 रिस्क इज ऑपरेशनल रिस्क। जब मैं ऑपरेशनल रिस्क की बात करता हूं तो ये डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ये सारे के सारे रिस्क उसके साथ एसोसिएट होते हैं, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, अब इसमें दोनों फैक्टर हैं, क्योंकि ऑपरेशन कंपनी के अंदर है, इसमें इंटरनल रिस्क भी है, एक्सटर्नल रिस्क भी है। इंटरनल की अगर मैं बात करूं, क्या होगा कि प्रॉपरली जो फिर वर्क फ्लो है या जो वर्क रिलेवेंट एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर मैनर के अंदर परफॉर्म नहीं होंगी। तो ये बड़ा इंपैक्टफुल है बिजनेस के लिए, और इसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। इसमें आपके पास 3 तरह के रिस्क है।
एम्प्लॉय एरर, डैमेज टू एसेट और एक्सटर्नल फ्रॉड। एम्प्लॉय एरर का मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, ये दो रीजन की वजह से होता है, पहले वो समझें। नंबर वन, जो वर्क एक्टिविटी आपने किसी को असाइन की वो राइट पर्सन नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, या उसके अंदर वो स्किल नहीं थी कि वो टास्क परफॉर्म कर सकता, तो वो अपने काम से रेलेवेंट क्या करेगा, बार बार मिस्टेक्स करेगा, और उसका इंपैक्ट किस पे होगा, डायरेक्टली बिजनेस के ऊपर होगा। नेक्स्ट है डैमेज टू एसेट्स। अब ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ऊपर वाला एम्प्लॉय एरर कंपनी के कंट्रोल में है। क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो कि कंपनी को डैमेज करेंगे, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके एसेट्स को, और ये भी ऑपरेशनल रिस्क है। अब नेचुरल डिजास्टर मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना, इसको मिनिमाइज कर सकता हूं इंश्योरेंस के थ्रू। उसके बाद एक्सटर्नल फ्रॉड की अगर बात करें, ये भी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, बट इसके अगेंस्ट आप अगर एक चेक लगा दें या आप क्या करें, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, कंट्रोल हो सकता है। कि जो आपकी कोई कंपनी से बाहर कोई थर्ड पार्टी है या कोई भी है, कोई रॉबर है, कुछ भी है, अल्टीमेटली वो क्या हो उस केस के अंदर, कि वो किसी किस्म की चोरी कर लें ऑर्गेनाइजेशन के किसी एसेट में या जो भी है, तो ये भी कंपनी को रिस्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमन रिस्क। ये भी एक तरह का समझ लें, इसके अंदर ऑपरेशनल साइड पे ही आता है, ऑपरेशनल रिस्क है। ये क्या है कि जो आपने एम्प्लॉय हायर किए हैं कंपनी के केस में, उस केस में हुआ क्या कि जो बंदा है जिसको आपने वो वर्क एक्टिविटीज असाइन की थी, वो अपनी वर्क एक्टिविटीज प्रॉपर मैनर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जो आउटकम उसने अचीव करना था वो आउटकम अचीव नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आप अचीव करना चाह रहे हैं उसकी हेल्प से वो अचीव नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब है जो माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं होंगे, जो एक डिजायर्ड लेवल है वो अचीव नहीं हो पा रहा, और ये कंट्रोल नहीं हो सकता। हाँ, इसके अगेंस्ट आप कुछ चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मिनिमाइज करने के लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स करने कंडक्ट। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, आप पहले देखें उसके अंदर वीकनेस क्या है, कहीं उसको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। ये रिस्क कई तरह के हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करता। एक एम्प्लॉय ऐसा है वो कंपनी के एसेट चोरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी रिस्क। ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, ये हमने पूरा वो पढ़ा था इसमें मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर कि जी साइबर थ्रेट क्या होते हैं, उसकी आगे फिर प्रॉपर हमने वो देखा था, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। हैकर्स है फॉर एग्जांपल, उसके अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं, वो कहते हैं स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर दें, आप अपने फायरवॉल को अपडेट करते रहें, एंटीवायरसेस हैं, बाकी सारा कुछ है।
कहता है इंटरनेट और नेट यूजेज और बाकी सारों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। अननेसेसरी सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल ना करें, अपडेट करने की कोशिश ना करें। जो हैकर्स होते हैं वो एक्सेस ले लेते हैं आपके डेटा तक, और फिर वो क्या होता है, कुछ चीजें आपकी डिस्क्लोज करेंगे। इससे भी रेपुटेशनल रिस्क कल को अराइज हो सकता। तो कहते हैं कि साइबर थ्रेट के अगेंस्ट आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें। मसलन ट्रेनिंग क्या है कि आप उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएं कि जी जो आपके सिस्टम है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें। अच्छा, अब ये कैसे होता है, आज आपने एक डील की बाहर की किसी फॉरेन कंपनी के साथ, कोई मटेरियल मंगवा रहे हैं, कुछ भी मंगवा रहे हैं, और उस केस के अंदर हो क्या रहा है, आज जो एक्सचेंज रेट है जरूरी नहीं हो कल हो सकता है कल आपकी करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाए, तो आपने जो आज डील की आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद डिफॉल्ट रिस्क तब रेज करता है आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो, आपने लोन लिया और उसके ऊपर आपने बड़ी ज्यादा कॉस्ट बियर की इंटरेस्ट की फॉर्म में, और वो अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होंगे, डिफॉल्ट ही होंगे ना। अच्छा, अब ये डिफॉल्ट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को समझने के लिए अगर आप बैलेंस शीट के ऊपर जाए, दो साइड्स होती, इधर एसेट, दूसरी साइड लाइबिलिटीज। अगर आप देखें, अब कंपनी प्रॉपरली क्या करती है, ये आपको लग रहा होता है, फाइनेंस कुछ और कहता है इसके बारे में। हम क्योंकि एट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव हम कहते हैं जी अच्छा अकाउंटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है जी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेना, बट असल में की कंसर्न ये बैलेंस शीट खुद नहीं बन रही होती, इसको फाइनेंस के लोग डिजाइन कर रहे होते हैं। हमें कितने करंट एसेट रखने हैं, कितने नॉन करंट एसेट रखने हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी हो, नॉन करंट कितनी हो, कब कब लोन लेना है, उसके लिए क्या होगा, ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता है, ऐसे नहीं होता। अब बाय डेफिनेशन जो है, करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, a short term debt obligation which are payable within 1 year, और नॉन करंट की क्या है, a debt obligation which are payable in future, but इसका मतलब है फ्यूचर में तो करनी है, बट कब, आफ्टर द 1 year। अब जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं इसको फाइनेंस किया जाता है करंट एसेट से, और जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं उसको फाइनेंस किया जाता है किससे, नॉन करंट एसेट से। तो इसका मतलब ये लिक्विडिटी रिस्क कैसे होगा कि आप अपने जो करंट एसेट्स हैं या लिक्विड एसेट्स हैं, आप अगर बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास लिक्विड एसिड की शॉर्टेज है, या आप अपने करंट एसिड को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे कैश के अंदर फौरन, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, कब एग्जिस्ट कर रहा होता है, मेजर इसकी इंपैक्ट किसके ऊपर है, सप्लायर्स के ऊपर, तो सप्लायर्स को आपने पेमेंट करनी होती है, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा सप्लायर्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो पेमेंट मांगे और आप पैसे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे कैश में, तो इशू रेज होगा। नेक्स्ट आपके पास है कंपटीशन रिस्क। अब कंपटीशन रिस्क एग्जिस्ट करता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है, जब आपका कंपेटिटर कंपटीशन में आपसे ज्यादा मार्केट रिस्क लेने की कोशिश करे। अच्छा, अब ये किस वजह से हो रहा होगा, कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, और कंपनी पुअर परफॉर्मेंस कब शो करती है, 2-3 रीजन। नंबर 1 कि कंपनी की मैनेजमेंट में कुछ लूप होल्स हैं, उसकी वजह से मे बी हो सकता है कि कुछ नेसेसरी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है,
बट उसके बाद है आपके पास फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क रेस करता है कंपनी के जो फिजिकल एसेट्स होते हैं इनसे रेलेवेंट। किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो गया, या एम्प्लॉयज काम करते हुए किसी मशीन की वजह से हो गया, प्रॉपर ओवरहालिंग नहीं हुई, कुछ भी हुआ, जहां रिपेयर मेंटेनेंस रिक्वायर थी आपने वो नहीं किया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट ये सारे के सारे नेचुरल फैक्टर्स होंगे मोस्टली। ऑपरेशनल तो तब है ना जब मेंटेनेंस रिक्वायर थी मशीन की और आपने नहीं की, आएगा तो अल्टीमेटली उसका असर जरूर पड़ेगा। अब बात यह कि ये जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं रिस्क की, तो कहते हैं हम इस रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इनमें से किसी भी टाइप को ये कैसे होगा। नंबर 1 कहता है कंपनी क्या करे, स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करे। स्वॉट एनालिसिस का ये एक एक्रोनिम है जो कि यूज होता है स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। ये अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है ना वो किसी और की वीकनेस है, तब वो मेरी स्ट्रेंथ बनी है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी होगी जिसके अंदर आप वेल परफॉर्म कर रहे होंगे। हो सकता है आपके पास बड़े स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी प्राइसिंग, आपकी क्वालिटी, आपका ब्रांड नेम, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें वीकनेस की, वो एरिया जो किसी और की स्ट्रेंथ है और मेरी वीकनेस है, जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसको मुझे कंसीडर करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं बट अभी मैं हूं नहीं, उस चीज को एक्सप्लोर करना है, ये ऑप्शन है, और इसको इंप्रूव करना है। वो चीज जो कि मुझे हिट कर सकती है, इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया कि मैंने स्वॉट परफॉर्म कर लिया, मुझे पता लग गया मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, कहते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करें, सर्वे कंडक्ट कर लें हर लेवल के ऊपर, हर चीज के लिए। आपने अपना वर्क फ्लो देख लिया, अपने वर्क प्रोसेसेस देख लिए, आपको कौन सा एरिया लग रहा है जिसमें वीकनेस है, या आपको लग रहा है वो चीज कल को आपके लिए थ्रेट बन सकती है, उसको एलिमिनेट करना है। फिर जो वीकनेस है आप उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आप देखेंगे, पूछेंगे, एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे, असेस करेंगे। थर्ड फैक्टर है, अच्छा, बाज इंडस्ट्रीज में ना बाय डिफॉल्ट बाज रिस्क एग्जिस्ट करता है। हर इंडस्ट्री के अपने कुछ कॉमन रिस्क होते हैं। हम ये नहीं कह सकते अच्छा ये इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, ये वो कॉमन रिस्क हैं जो कि हर हाल में होंगे होंगे, और हमने इससे डील भी फिर इसी तरह ही करना है।
इसका मतलब है ये ऐसे रिस्क है जो कि हर कंपनी को सेम लेवल पे सेम तरह के, और इसके लिए यूजुअली उस इंडस्ट्री के अंदर कॉमन प्रैक्टिसेस यूज की जाती है, कॉमन पॉलिसीज यूज की जाती है, सारी की सारी कंपनियां उसी तरह कर रही होती हैं। उसके बाद कहता है नंबर 4, कहता है आप रिकॉर्ड कर लें रिस्क को। हर रिस्क को रिकॉर्ड करें, देखें इसमें से क्या चीज आपके लिए थ्रेट बन रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी। याद रखें रिस्क हमेशा अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करता है। हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं, आपकी वो बेशक स्ट्रेंथ नहीं है, बट आप कह रहे हैं अच्छा, आपको लग रहा है आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हो सकता है उसमें कहीं पे वीकनेस लाए कर रही हो। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे रिस्क को तो प्रॉपरली फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर एक दफा एक रिस्क रेज हो गया, कोई आपको उसकी वजह से लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप इसलिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि वो रिपीटेडली दोबारा आपको एक्सपीरियंस ना करना पड़े, और आप प्रॉपर पॉलिसीज बनाते हैं फिर इन रिस्क को, इन थ्रेट्स को डील करने के लिए। जी जनाब, यहां तक पूछे कोई क्वेश्चन है तो, कोई चीज क्लियर ना हो तो। इस दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क है ये, और इनके अगेंस्ट इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये जो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। नंबर 2 कहता है हायर करे अकाउंटेंट को, कहता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हो। हमारे यहाँ वो टर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम यूज कर लें तो वो आप कह सकते हैं। मतलब आपके अगेंस्ट ये जो कंप्लायंस या फाइनेंशियल रिस्क रेज होते हैं, आपको वो उसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑडिट कराते हैं ना बेसिकली, आप वो डेवलप करें प्रॉपरली। तो जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आप डेवलप करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस इसके नतीजे में है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जितना आप रिस्क को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रांग स्ट्रेटेजीज एस्टेब्लिश करेंगे, उसका आउटकम उतना ज्यादा फेवरेबल होगा, नहीं तो अनफेवरेबल होगा। आप फिर कहता है इंश्योरेंस प्लान लें, जैसे फिजिकल रिस्क था तो आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे रेलेवेंट। जैसे आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो मेरीन इंश्योरेंस ले लें। तो डैमेज है या कुछ ऐसे वैसा हो जाता है तो अल्टीमेटली आपको लॉस तो ना बियर करना पड़े। फिर कहता है कि आप रिसर्च कंडक्ट करें। अच्छा, रिसर्च बाय डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब आपने कल को लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है, तो आप उससे रेलेवेंट फाइनेंशियल रिस्क असेस करना, उसकी कॉस्ट क्या है, ड्यूरेशन, बाकी सारा कुछ, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब बैंक कहता है जी आप इतने टाइम पीरियड में वापस करेंगे या ये, बट आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप रीनेगोशिएट करेंगे बैंक के साथ। वो जो वायबिलिटी आपके लिए एग्जिस्ट करती है बैंक के लिए मे भी डिफरेंट हो, या बैंक जो चाहता है आपके लिए वो वायबिलिटी डिफरेंट हो। तो आपने दोनों चीजों को कंसीडर करके साथ चलना है, और वो थ्रू रिसर्च ही हो सकता है। प्रॉपर कैलकुलेशन, सारा कुछ वर्किंग करने के बाद आप उस ऑप्शन पे जाए, अदरवाइज छोड़ दें। फिर कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑल रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वो रखें। इससे आपको ये जो फ्रॉड का या थेफ्ट का रिस्क होता है ये नहीं होता।
तो वो तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको पता ही चल गया पर्पज में बेसिकली है क्या और बाकी सारा कुछ। फिर कहता है जो भी कहता है स्टे इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस। कहता है पहले आप सर्च करें, रिसर्च करें कि जो लॉज आपको फॉलो करने होते हैं, कंप्लाई करना होता है, जिनको जो एप्लीकेबल लॉज हैं, कंपनी लॉ है, जो भी रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कंप्लायंस फेलियर होगा तो उसके केस में मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। उसके बाद कहता है एनालाइज करें रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर योर चॉइसेस। कहता है आप क्वांटिफाई करें पोटेंशियल रिस्क को, कंपेयर करें। अगर हमें कोई रिस्क लेने लगा उसका रिवॉर्ड क्या है। अगर आपको ऑप्शन नहीं लगती है सही, जाने दें उसको। हो सकता है उस ऑप्शन को लूज करने से ज्यादा रिवॉर्ड आ जाए, कल को बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो अल्टीमेटली कहता ये है कि इसके लिए आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आपने देखना है वो आप कैसे कंट्रोल, ये कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज वेरी करती हैं। अब जिस तरह करेंसी रिस्क है, कंपनी उसके बारे में क्या करेगी। अब करेंसी डेप्रिसिएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करें या जिससे आप इफेक्ट ना हो। जिन लोगों को पता है वो करेंसी स्वैप्स इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं। तो इन चीजों को प्रॉपरली डील करना पड़ता है। जी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो जो इसमें आपका सिलेबस रेफरेंस 3A है ना, मतलब जो उसमें पहला था वो ये था। अब जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये 3B है। और ये जो दो टॉपिक है इसको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर वो टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर। अब यहां पे कहता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है। कहता है सबसे पहले कि आप इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, देन आप एड्रेस करते हैं उस रिस्क को। ये सिर्फ रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उस रिस्क को एड्रेस करना, उससे रेलेवेंट प्रॉपर पॉलिसी बनाना, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसको हैज कैसे किया जा सकता है, ये सारा का सारा कुछ। क्यों? ताकि आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकें, आपकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे आप उनको मीट कर सकें। ये तब भी हो सकता है। ताकि कंपनी को जो हैजर्ड्स, पोटेंशियल लॉसेस या कोई फेलियर था वो फेस करना पड़ा, वो ना करना पड़े। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी नेक्स्ट इसी के साथ। ये क्वेश्चन मोस्टली यूं ही हो रहा होता है कि जी डिफाइन इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड आल्सो डिस्कस इस कंपोनेंट्स। ये एक मॉडल है ईआरएम का। नंबर 1 सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहला कंपोनेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। कहता है ये है कि आप जब, आपको पता है रिस्क तो हर जगह है,
अब इसमें दो ही स्ट्रेटेजीज होती है, या आप उस रिस्क को अडॉप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। रिस्क लवर होते हैं या आप रिस्क एवर्सर होते हैं। कहते हैं जब भी आपने रिस्क अडॉप्ट करना है या उसको डिनाई करना है, सबसे पहले कहता है आप ये देखें कि आपके गोल्स क्या हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसको आप मीट करना चाह रहे हो। इसका मतलब है सबसे पहले आप देखेंगे आपकी अपनी मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट कि क्या जो कंपनी का मिशन है, मैं जो भी चीज करूंगा वो अचीव होगी। अगर रिस्क एक्सेप्ट करता हूं तो भी, रिस्क से दूर जाता हूं तो भी। फिर रिस्क के अगेंस्ट जो आपके सक्सेस मैट्रिसेस है वो सेट कर रहे हैं। फिर आप डिसाइड करें रिस्क एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना। उसके बाद कहता है रिस्क असेसमेंट। ये कहता है बेसिकली जो ईआरएम की फाउंडेशन है ना, मेन पिलर है, वो क्या है, रिस्क असेसमेंट। कहता है ये बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप सबसे पहले जो पॉसिबल रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वैल्यूएट करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटीज क्यों स्टैब्लिश करते हैं कि मेरी प्रायोरिटी है कि मैं रिस्क को एक्सेप्ट करूं या जाने दूं। हर की अलग अलग होगी। फिर इसमें आप देखते हैं कि हर करंट रिस्क का इंपैक्ट क्या है, नंबर वन, और करंट सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या है सिचुएशन की, और आपके उसके अगेंस्ट करंट कंट्रोल्स क्या है। भाई आपको पता लग गया रिस्क है, बट अगर उससे रेलेवेंट आप प्रॉपर उसकी कंट्रोलिंग पॉलिसी यूज नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो आइडेंटिफाई करने का फिर क्या फायदा। वो तो मैंने अभी बता दिया, हर चीज में रिस्क है। अब जरूरी थोड़ी है कि कंपनी का छत तब गिरेगा कोई चीज हिट करेगी, वो तो वैसे भी गिर सकता है आप बैठे हुए तो। कहता है प्रॉपर कंट्रोल रिक्वायर्ड है इसके लिए। नंबर थर्ड, रिस्क रिस्पॉन्स। कि रिस्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करता है। मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो आपके पता है ये रिस्क है और उसको आपने अलाइन किया है रिस्क और ऑब्जेक्टिव दोनों के दरमियान, तो आपकी पॉलिसी। तो कहते हैं रिस्क मिटिगेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नेसेसरी स्टेप जो कि आप रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ले रहे, तो आपका रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अगेंस्ट। उसके बाद कहता है आपकी इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट कैसी है। मतलब आपका कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, आपकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आप रिस्क को डील कैसे करते हैं। क्या जो कंपनी के लीडर्स हैं, टॉप मैनेजर्स हैं, उनके अंदर ये स्किल एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो रिस्क के बारे में अवेयर हैं। फिर रिस्क से रेलेवेंट कल्चर क्या है। 5 जगहों के ऊपर रिस्क को आप ओवरलुक कर देते हैं, जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं। उसके बाद फोर्थ वन कहता है आपकी इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट कैसी है। ये हो गया, सॉरी। फिफ्थ, इवेंट आइडेंटिफिकेशन।
अच्छा, जब आपको पता लग गया कि रिस्क है, आपने पॉलिसी बना ली है, ये आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, रिस्क को आप छोड़ते हैं तो क्या है, ये चीजें मैटर नहीं करती। वो कहता है ये है कि आप ये देखें कि आप अपनी कंपनी को इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और किस तरह आसानी से जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव थे वो मीट किए जा सकते हैं। एक पॉलिसी यूजुअली दूसरी कंपनी के लिए अच्छी होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ वो अगर अलाइन नहीं करती तो आपके लिए उस पॉलिसी का क्या फायदा है। दुनिया में तो रिस्क की कई टेक्निक्स हैं मैनेज करने की, बट वो आपको अगर सूट नहीं करती, दुनिया में वो 10 कंपनी वो सूट करती होंगी, वो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन नहीं कर रही, तो आप उनको तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना। सिक्स वन कहता है कंट्रोल एक्टिविटीज, रिस्क के अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स क्या है। मतलब आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर्स, जो रिस्क की तरफ जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है वो फुलफिल करते हैं नहीं करते, जो नेसेसरी कंट्रोल्स थे यानी कि जो चेक एंड बैलेंसेस थे वो प्रॉपरली आपने इंप्लीमेंट किए हुए, इफेक्टिव है, रिस्पॉन्ड करते हैं, देन ओके। उसके बाद सेवन इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, पहली बात करता है, कहते जो भी रिस्क हो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना वो नेसेसरी है, अवेयरनेस हो इसके बारे में, लोगों को ताकि ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए उस पर्टिकुलर रिस्क से रेलेवेंट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लाइंस टीम होती है, ये कंपनी की जो लीडरशिप है, बेसिकली आप उनका एटीट्यूड देखते हैं, वो क्या है, उनका एटीट्यूड उसके बारे में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, खुद स्टेप लेते हैं या नहीं लेते। तो अल्टीमेटली जब ये चीज हो जाती है, अब कंप्लायंस टीम प्रॉपरली फॉलो करती है, हर चीज को देखती है, कहीं पे कंप्लायंस फेलियर अराइज तो नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली फिर वो कहता है ये जो रिस्क एक्सपोजर होता है आपका, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज होगा। और नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। पहले भी रिस्क को कहता है प्रॉपरली मॉनिटर करने की जरूरत होती है, जब आप स्ट्रेटेजी बना के इंप्लीमेंट करते हैं तो भी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है कि जो मैंने पॉलिसी बनाई है उसके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी डेवलप की, जो टेक्निक यूज कर रहा हूं उसको कंट्रोल करने के लिए वो प्रॉपरली रन हो रही है या नहीं हो रही। ये इसीलिए कंट्रोल एक्टिविटीज का ही पार्ट है, जिस तरह आप बात करें इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, या ऑन गोइंग जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज है उसके ऊपर नजर रखना, अवेल्युएट करना उन एक्टिविटीज को, ये सारे कंसीडरेबल फैक्टर्स हैं इसके, ये आपको करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर सारा कुछ जो पॉलिसी बनाएंगे बाकी सब कुछ करेंगे वो फेल हो जाए। ये मतलब ये नहीं होता कि जी एक स्ट्रेटेजी बनाई उसको इंप्लीमेंट कर दिया, मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी पूछें कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर नहीं है तो आगे फिर एक और इंपॉर्टेंट कंसर्न रेज होता है, कहता है आप किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, वो प्रैक्टिसेस क्या हो। नंबर वन, सबसे पहले कहता है आप डिफाइन करें रिस्क फिलॉसफी को। वो कहता है जो भी चीज आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस होगी, वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी पॉलिसीज रिस्क के रिवॉल्व अराउंड।
जो भी कंपनी डिसीजन ले रही है रिस्क को कंसीडर करके लेगी, और जो भी पॉलिसी है वो कंपनी के रिस्क प्रोफाइल को अफेक्ट कर रही है, और आप यही करना चाहते हैं। नेक्स्ट कहता है जी, आप क्रिएट करें एक्शन प्लान। अच्छा, ये एक्शन प्लान आपकी कल को जो आपकी रिस्क फिलॉसफी है उसको डिफाइन भी करे। क्या ऑन द स्पॉट आपने उस रिस्क को डील किया या जाने दिया? क्या आपने पहले से कोई एक्शन प्लान उसके बारे में सोच के रखा हुआ है? कि ये तो पक्की बात है ना, जो भी रिस्क है आपने कंपनी के एसेट बाकी सारी चीजों को उससे प्रोटेक्ट करके रखना, करंटली भी और फ्यूचर में भी। और ये आप कब कर सकते हैं? जब आपने प्रॉपर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर ली हो, आपको पता हो कि पॉसिबल रिस्क क्या एग्जिस्ट करते हैं कंपनी के केस में। उसके बाद कहते हैं जी नेक्स्ट, बी क्रिएटिव। कहते हैं जब आप रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर रिस्क के जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी डोमेन्स हैं, आप हर चीज को कंसीडर करें। कंपनी को जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स रेज हो सकते हैं उसको फेस करने पड़ सकते हैं, जो चैलेंजेस हैं आपको उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे जब तक आपने कंसीडर नहीं किया था। कंसीडर कर दिया फिर इससे रेलेवेंट प्रॉपर पॉलिसीज बनानी पड़े। नेक्स्ट कहता है कम्युनिकेट करें अपनी प्रायोरिटीज को। बाज रिस्क को इतनी हाई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती या प्रायोरिटी नहीं दी जाती, वो यूजुअली नॉर्मल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट रिस्क होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। वो आपको पता है कि अगर ये नहीं भी है तो दूसरी कंपनी को भी यही रिस्क है। बट एक चीज ये भी है कि मैनेजमेंट कहती है, मैनेजमेंट थ्योरी ये कहती है, बिजनेस अप्रोच ये कहती है कि भाई अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर लें तो आप कंपेटिटिव एडवांटेज भी ले सकते। तो कहता है कम्युनिकेट करें जो पॉसिबल रिस्क है, अपनी टीम को बताएं, हर चीज क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, उसके रेलेवेंट जो उसके सर्कमस्टांसिस हैं लोगों को पता होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पता हो, तो वो कैसे उसको डील करने जा रहे हैं, उससे रेलेवेंट उनका स्टेप क्या होगा। कहता है ये सारी चीजें प्रॉपरली कम्युनिकेट, हर किसी को, हर बंदा अवेयर हो आपके प्लान के बारे में। नेक्स्ट करता है असाइन करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो एक्शन प्लान आपने सेट किया है अब उसको स्पेसिफिकली बारी आ गई है इम्प्लीमेंट करने की, और उसमें क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने असाइन करनी होगी, आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा बंदे के ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए, किसको क्या चीज डेडिकेट करनी है, कौन सी पोजीशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आपको पता चल जाता है प्रॉपरली, और हर किसी की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसका मतलब ये है कि वो अकाउंटेबल भी उसी के लिए होगा, बाकी किसी से आप उसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। तो कहते हैं डिफरेंट टाइप के ये जो ईआरएम बेस्ड टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही है, सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कहते हैं आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको होस्ट करें, समराइज करें, ट्रैक कर सकते हैं इसकी हेल्प से।
आप जो इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो बड़ा साउंडली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आप कंपनी की परफॉर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू ईआरएम प्रैक्टिसेस वो भी ट्रैक कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा लें। नेक्स्ट कहता है, जो हमने ऊपर भी बात की कि जी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वो नेसेसरी है, ताकि आपको पता लगे जो गोल्स हैं, जो पॉसिबल रिस्क है वो क्या है, किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। फिर कहते हैं मेट्रिसेस को यूज करें, पैमाने जिनसे आप चीजों को क्वांटिफाई कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, उसको एवेल्युएट कर सकें, मेजर कर सकें कि भाई क्या वो टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं। जैसे गोल से रेलेवेंट है तो वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। ताकि ये जो आपकी रिस्क से रेलेवेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो फ्रूटफुल हो सके। अब ये कहता है ये जो ईआरएम है इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आपने प्रॉपरली ईआरएम अप्लाई किया हो ना कंपनी के अंदर, तो ये जो कई केसेस के अंदर आप कहते हैं कि रिस्क को अवॉइड करते हैं, तो मे भी हो सकता है आप पहले से प्रिपेयर हो, आपको पता है कि रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटीज क्या है, तो आप उसके बारे में प्रॉपरली पहले से प्लानिंग करके रखें। आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाई हो, करंट सिचुएशन जो है कंपनी की वो अच्छी हो सकती है, कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव होंगी, सेटिस्फेक्शन लेवल एम्प्लॉयज का इनहेंस होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, मोटिवेशन भी आएगी, एफिशिएंट रिपोर्टिंग होगी, अपर मैनेजमेंट जो चीजें करना चाह रही है, जो डिसीजन लेना चाह रही है उसके अंदर सक्सेसफुल होगी, उसके ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, एफिशिएंट होंगे। और कॉन्स क्या है, मे बी आप टाइमली रिस्क को आइडेंटिफाई ना कर पाए अगर अप्रोप्रिएट ईयर एंड स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क कंपोनेंट आप अगर फॉलो नहीं कर रहे, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो सकता है आप गलत असेस कर, फेलियर ज्यादा हो, मे बी आप डिनाई कर रहे हैं। टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर टाइम मांगता है, ये टाइमली प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, वो जैसे हमने ऊपर लेवरेज टेक्नोलॉजी की बात करी या बाकी है, तो ये प्रॉपर्ली इसको मैनेज कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब एक बात ये है यहाँ पे कि ठीक है जनरल टेक्निक तो ये है, बट बात ये कि जितने भी रिस्क कंपनी को एसोसिएट होते हैं उसके अंदर ये जो ईआरएम है कहते हैं किस किस टाइप ऑफ रिस्क को एड्रेस कर लेता है आसानी से। हो सकता है क्योंकि इसके कुछ कहने के मे बी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जाहिर बात है कोई लूप होल होंगे जिनको ये मे बी कवर ना करती हो, बट आई थिंक जितने भी रिस्क है ये इसके थ्रू प्रॉपरली कंट्रोल किए जा सकते हैं, जो भी बिजनेस रिस्क है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कंप्लाइंस, तो आप वो कर सकते हैं, तो आपको पता होगा प्रॉपरली कि जो लॉज है बाकी सारा कुछ है आपको पहले से पता होगा किस लॉ की वायलेशन का क्या रिजल्ट निकलेगा। जैसे आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप बात करें रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, गैप फॉलो नहीं करेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। लीगल रिस्क भी कि आपके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल या डिस्प्यूट्स या रेगुलेटरी इशू रेज हो सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपकी कंपनी के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लॉ सूट हो सकती है, उससे बच सकते हैं, लीगल चार्जेस से बच सकते हैं। स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म प्लान को आप फिजिबल कर सकते हैं एट लो कॉस्ट। आपको पता होगा कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी इस सिचुएशन के अंदर या नहीं करेगी,
ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटीज जो अफेक्ट होती हैं वो आप कर सकते हैं कंट्रोल, जैसे इन्वेंट्री की शॉर्टेज, बाकी सारा कुछ वो आप इसके थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क साइबर जो है, फिजिकल है या नॉन फिजिकल है, जो भी है, हैकर्स आ सकते हैं तो जो नेटवर्क सर्वर है उसको प्रोटेक्ट रखें, कुछ भी करें, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें सिस्टम को, बाकी सारा वो आपको पहले से पता चले। फिर फाइनेंशियल रिस्क, कैश मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, करेंसी, ये सब कुछ हो सकता है। डील करने लगे वो आपको बताएगा, मे भी हो सकता है कि जी कल को आपका करेंसी रेट नीचे चला जाए तो वो आपको अलार्मिंग सिचुएशन का पहले से बता दें। तो इसका मतलब है जितने भी बिजनेस रिस्क है ईआरएम उसको आंसर करती है। आगे कहता है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रिस्क मैनेजमेंट के। रोल क्या है? नंबर 1, कहता है पहली बात ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क मैनेजर है या रिस्क मैनेजमेंट है जो कंपनी फॉलो कर रही है, कहता है उसके थ्रू आप एक प्रॉपर मेथडोलॉजी आइडेंटिफाई करें, स्टैब्लिश करें कि जिसके थ्रू आप जो रिस्क के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं, लॉसेस हैं, या एम्प्लॉयज को किस तरह हिट कर सकती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे हिट कर सकती है, आप उनको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ये रोल। नेक्स्ट कहता है आप एग्जामिन कर रहे रियलिस्टिक और कॉस्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी को। अभी एक अनरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी अगर आप उसको पाने की कोशिश करें वो तो नहीं होगा। फिर कहता है रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस बजट प्रिपेयर करें बाकी सब डिपार्टमेंट्स के साथ मिल। प्रॉपरली रिकॉर्ड करें चीजें, रिकॉर्ड रखें हर रिस्क का, जो उसने ऊपर भी बात की थी, रिकॉर्ड करें रिस्क। इंश्योरेंस पॉलिसीज को रिवाइज करते रहे साथ साथ। जहां पे क्लेम नेसेसरी है वो करें, जहां पे लॉस है उसको देखें, आइडेंटिफाई करें ताकि दोबारा से वो चीज ना इनकर। रिव्यू करते रहे अपने कॉन्ट्रैक्ट, बाज का कंपनीज नहीं रिव्यू करती और उसके केस में कई लॉसेस कंपनी को बियर करने पड़ते हैं। प्रपोज फैसिलिटीज देखें, जो न्यू प्रोग्राम्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो देखें, इंश्योरेंस की इम्प्लीकेशंस देखें। कहता है कंट्रोल एक्टिविटी, नेक्स्ट कहता है कंट्रोल एक्टिविटीज के ऊपर उसके प्रोसेस को वो देखें। कहता है उसको फेयरली सेटल करें, वो डिसीजन ले, वो पॉलिसीज बनाए जो कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर हो। सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव या अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को रिस्क पे ना लेके जाए, अल्टीमेटली गोल तो यही है। फिर कहता है ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इस केस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या रिस्क मैनेजर की। कहता है रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करे, पॉसिबल रिस्क क्या है ये उससे रेलेवेंट पॉसिबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, एनालाइज करे डॉक्यूमेंट, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स, मार्केट ट्रेंड्स को, एस्टैब्लिश करे प्रॉपर पॉलिसीज प्रोसीजर्स, रिव्यू करे, असेस करे रिस्क, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स जो रिकमेंडेशंस, कोई इंप्रूवमेंट नेसेसरी है वो करें। फिर रिस्क से रेलेवेंट जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंसीडर करें, जो सॉल्यूशंस हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करे, जहां पे कोई रिकवरी मेजर रिक्वायर्ड है वो करें, मीट्रिक्स सेट करें जो ऊपर हम कर रहे हैं बात, अपने कैश फ्लो को, इन्वेंट्री को, ब्रेकेजेस को, लॉसेस को, एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को, फ्रॉडलेंट बिहेवियर को एनालाइज करता रहे कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। फिर जो पॉसिबल रिस्क है
उसको ड्राफ्ट करे, रिपोर्ट करे, रिस्क रिपोर्ट बनाए, कंपनी की जो टॉप लीडरशिप है या सीनियर स्टाफ हो उससे डिस्कस करे। फिर कहता है अदर ड्यूटीज परफॉर्म करे जिससे रेलेवेंट जो भी उसको दी गई। और इसके लिए फिर कहता है रिक्वायर्ड स्किल्स और एबिलिटीज कौन सी रिक्वायर्ड है। कहता है उसको रिस्क मैनेजमेंट से रेलेवेंट हर पॉलिसी और बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कहता है बड़ी अच्छी उसकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल हो, लोगों को समझा सके, बात पे कैल कर सके, मैथमेटिकल क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग हो, एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो, पीपल स्किल हो, स्ट्रॉन्ग सुपरविजन और लीडरशिप स्किल हो। और कहता है जो ऑफिस सूट है माइक्रोसॉफ्ट का उस पर उसकी ग्रेड ताकि रिपोर्टिंग और पॉलिसीज रिपोर्ट कर सके। जी जनाब पूछे कोई क्वेश्चन है तो।